हाँ, देखिए बच्चों, सॉलिड स्टेट में कल जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो देखिए सॉलिड स्टेट में हमने कल पढ़ा था ए और आर के बीच में रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए इकाई कोश के किनारे की लंबाई है, आर उस इकाई कोश में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या है। और ये रिलेशन तीनों इकाई कोशों में अलग अलग था, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। आज अपन देखेंगे क्रिस्टल की संकुलन दक्षता। आज अपन पढ़ेंगे संकुलन दक्षता। यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी सीएनसी। अब देखिए संकुलन दक्षता, किसकी संकुलन दक्षता? इकाई कोश की। जो संकुलन दक्षता इकाई कोश की होगी वो पूरे क्रिस्टल की भी होगी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो करैक्टर, जो गुण एक सिंगल यूनिट सेल के लिए, वही करैक्टर, वही गुण पूरे होल क्रिस्टल के लिए होता है। अब देखते हैं संकुलन दक्षता का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे कि मान लो एक वर्ग है। अब यदि इस वर्ग में हम एक वृत्त को, एक रिंग को समायोजित करने की कोशिश करें, एक डिस्क है, मान लो एक डिस्क है, एक चकती है डिस्क। वो डिस्क को यदि वर्ग में हम समायोजित करें और ऐसे समायोजित करें ताकि वर्ग का मैक्सिमम एरिया इस डिस्क के द्वारा कवर कर लिया जाए, तो कवर कर लेने के बाद भी आप देखेंगे कि वर्ग का कुछ भाग खाली छूट जाएगा। ये खाली भाग है इसका, ये खाली भाग है इसका। ये इस खाली भाग को कहते हैं वॉइड। हम इसको कहते हैं वॉइड। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिक्तिका, हिंदी में कहते हैं रिक्तिका, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉइड। वॉइड यानी कि खाली जगह। इसी प्रकार यूनिट सेल में क्या होता है, देखिए कि जो यूनिट सेल होती है वो तो होती है क्यूबिकल शेप में। जैसे ये घनीय इकाई कोशिका है, देखिए, और इसमें जो परमाणु जमे होते हैं, अणु जो व्यवस्थित होते हैं, वो होते हैं गोलाकार। उनका शेप कैसा होता है? गोल होता है। अब एक गोलाकार, एक गोले को यदि हम वर्ग में मैक्सिमम एफिशिएंसी से जमाएं तो भी वर्ग का कुछ हिस्सा खाली रह ही जाएगा। यानी कि वर्ग का 100% वॉल्यूम इस गोले के द्वारा घेरा जाना संभव नहीं है। तो देखो, वर्ग का जितना आयतन ये गोला कवर करेगा उस आयतन को कहेंगे संकुलन दक्षता, और जितना आयतन खाली छूट जाएगा हम उसे कहते हैं वॉइड, हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। दक्षता को हमेशा परसेंटेज में, प्रतिशत में निकाला जाता है। तो देखिए, इकाई कोश का वह प्रतिशत आयतन जो अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है, हम उसे संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है यहाँ पर, देखिए, का इकाई कोश का वह प्रतिशत आयतन जो कणों के द्वारा घेरा जाता है, संकुलन दक्षता कहलाता है। हम इसे कहते हैं संकुलन दक्षता। अब ये संकुलन दक्षता भी तीनों यूनिट सेल में अलग अलग होती है। अब देखो सूत्र क्या होगा संकुलन दक्षता का। तो देखिए, संकुलन दक्षता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी, इसका फार्मूला होता है, परसेंटेज में निकालेंगे इसको, संकुलन दक्षता। तो देखिए, ऊपर तो लेंगे
गोलों का आयतन। नीचे लेंगे हम इकाई कोश का आयतन। इकाई कोश का आयतन ये हो गई आपके संकुलन दक्षता। लेकिन दक्षता के लिए इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और यदि 100 हटा दें तो फिर दक्षता की जगह लिखेंगे संकुलन भिन्न। दक्षता 100 में से निकालते हैं, भिन्न 1 में से निकालते हैं। यदि पूरे घन का आयतन इकाई मान लें तो जो गोलों का आयतन आएगा वो आएगा भिन्न, और यदि पूरे इकाई कोश का आयतन 100 मान लें तो जो गोले के द्वारा घेरा गया आयतन आएगा हम उसे कहेंगे संकुलन दक्षता। ये तो बात होगी संकुलन भिन्न की। और यदि संकुलन दक्षता की बात करें हम, संकुलन दक्षता, तो उसमें गोलों का आयतन इंटू 100 अपॉन इकाई कोश का आयतन, इकाई कोश का आयतन। अब कौन से गोलों का आयतन? ये कण, ये जो कण है ना, अवयवी कण जिनसे कि ठोस बना है, उनको हम गोलाकार ही मान करके चलेंगे, उन गोलों का आयतन है। यही आपके संकुलन दक्षता। अब ये संकुलन दक्षता तीनों यूनिट सेल में, तीनों इकाई कोशों में अलग अलग होती है। चलो अब देखते हैं नंबर 1। पहले देखते हैं सिंपल क्यूबिक। ये सिंपल क्यूबिक इकाई कोश, इकाई कोश की संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता। अब देखिए सिंपल क्यूबिक इकाई कोश की संकुलन दक्षता में कैसे करेंगे हम। पहले देखें कि सिंपल क्यूबिक इकाई कोश में कितने गोले होते हैं। तो पर यूनिट सेल एक गोला होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। अब जब यहाँ आता है गोलों का आयतन, तो यहाँ पर एक गोले का आयतन इसमें हम लेंगे। तो क्या करेंगे, 1 इंटू एक गोले का आयतन, ये गोले का आयतन बटे इकाई कोश का आयतन। अब देखिए इकाई कोश घनाकार है, जैसे कि ये घन आपके हैं। अब घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब। अब घन है ना, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। अब एक को ए मान लेंगे तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा, तीसरा भी अपने आप ही हो जाएगा। तो घन के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब। तो इकाई कोश का आयतन क्या हो जाएगा हमारे, ए का क्यूब। ये एक आया कहाँ से, एक ही है। तो ऑलरेडी प्रीवियस कैलकुलेशन में हम ये गणना कर चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक इकाई कोश में प्रति इकाई कोश एक कण होता है, एक गोला होता है। तो वहाँ से लिखा एक गोले का आयतन बटे ए क्यूब। मतलब इकाई कोश में जितने भी कण हैं, जितने भी गोले हैं, उन सब का आयतन बटे इकाई कोश का आयतन। अब क्योंकि सिंपल क्यूबिक में एक ही गोला होता है, इसलिए हमने गोले के आयतन को 1 से मल्टीप्लाई किया। जब बीसीसी पर आएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफसीसी पर आएंगे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन ए क्यूब। अब चलो देखिए क्या करें, हम यहाँ पर गोले के आयतन का सूत्र लिख देते हैं। अब गोले का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 ये पाई आर क्यूब। नीचे ऑलरेडी ए क्यूब हमारे पास है, और इंटू 100 ध्यान दीजिए 7 चल रहा है। या यदि हम दक्षता शब्द की जगह भिन्न शब्द काम में लें, संकुलन भिन्न, तो 100 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भिन्न 1 में से निकाली जाती है और प्रतिशतता 100 में से निकाली जाती है। चलो हम यहाँ पर भिन्न शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। अब क्या करें, अब क्या होता है देखिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए और आर में एक डेफिनेट रिलेशन होता है।
और वो रिलेशन ऑलरेडी हम कल की क्लास में निकाल चुके हैं। वो रिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए बाई टू। किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ये सिंपल क्यूबिक कोश में जो आर का मान है, जो एटॉमिक रेडियस है, वो इकाई कोश के किनारे की लंबाई की आधी होती है। अब दो चीज़ें हैं, हम या तो आर को ए के पदों में रख दें या ए को आर के पदों में रख दें। यदि आर को ए के रूप में लिखेंगे तो आर बराबर ए बाई टू लिख देंगे, और यदि ए को आर के रूप में लिखना पड़ेगा तो ए बराबर हो जाएगा 2r। कोई भी एक कन्वर्जन, एक परिवर्तन हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए 1 इंटू 4 इंटू पाई, हम ऐसा करते हैं, हम r को लिख देते हैं a बाई टू, तो क्या होगा देखिए, ये a का क्यूब, क्योंकि r का क्यूब है, 3 इंटू यहाँ भी a का क्यूब, अब अपॉन 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि r का क्यूब है ना, हमने r के स्थान पर रखा है a बटे 2, तो a क्यूब और नीचे 2 का क्यूब आ जाएगा आपके 8। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, ये 4 से ये 8 भी देखिए 2 बार कैंसिल हो गया। ऊपर बचेगा केवल आपके पास पाई, ऊपर बचेगा केवल पाई, और नीचे का 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे देखिए यहाँ पर बचता है आपके 6, तो पाई बाई 6। ये पाई की टर्म में आ गई आपके संकुलन भिन्न। अब यदि ये पाई की टर्म में, कभी कभी एग्ज़ाम में पाई की टर्म में भी पूछ ली जाती है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब यदि पाई की वैल्यू रख दें यहाँ पर 22 डिवाइडेड बाई 7 और इंटू 6, और इसको पूरे को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.52। अब क्योंकि संकुलन भिन्न तो निकलती एक में से है, तो जो भी आंसर आएगा एक से कम आएगा, तो संकुलन भिन्न आती है आपके 0.52। अब संकुलन भिन्न को हम संकुलन क्षमता में बदल देते हैं। संकुलन क्षमता या या संकुलन दक्षता, दोनों का मतलब एक ही होता है, या संकुलन दक्षता। इसके लिए क्या करें, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 0.52 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 52। ये परसेंटेज में निकलती है क्योंकि 100 में से निकालिए, हम इसे परसेंटेज का साइन लगा देंगे 52%। अब जैसा मैंने कहा कि इकाई कोश का जितना भाग गोले घेर लेते हैं वो तो संकुलन दक्षता होती है, और जो खाली छूट जाता है हम उसको वॉइड कहते हैं या उसे अंतराकाश कहते हैं। अब यदि अपन अंतराकाश या रिक्तिका निकालें, अंग्रेजी में इसका नाम वॉइड होता है, हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। अब देखिए घन का 52% भाग तो कणों ने घेर लिया और बाकी का बचा वो रिक्तिका है, वो वॉइड है। तो 100 में से 52 घटा देते हैं तो आ जाएगा आपका 48। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 48% तो होता है वॉइड यानी कि रिक्तिका, और 52% होती है आपकी संकुलन दक्षता यानी कि गोले के द्वारा घेरा गया भाग। तो ये थी आपके सिंपल क्यूबिक इकाई कोश की संकुलन भिन्न। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से यहाँ तक रजिस्टर में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इकाई कोश चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर अब अपन सेकंड नंबर लेते हैं। देखिए अब इसी में इकाई कोश चेंज करके बीसी से इकाई कोश की संकुलन दक्षता निकालेंगे। अब देखिए मैं क्या कर, आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बीसीसी इकाई कोश की संकुलन भिन्न। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कब बीसीसी इकाई कोश में प्रति इकाई कोश 2 गोले होते हैं, 2 कण होते हैं, तो यहाँ पर एक की जगह आ जाएगा 2 इंटू गोले का आयतन। इकाई कोश का आयतन यहाँ भी एक क्यूब है तो एक क्यूब ही रहेगा। ये ध्यान लीजिए 2 कहाँ से आया है, क्योंकि बीसीसी यूनिट सेल में पर यूनिट सेल 2 गोले होते हैं, 2 कण होते हैं, क्योंकि अब हमने इकाई कोश की टाइप बदल दी, बीसीसी ले लिया, और बीसीसी में पर यूनिट सेल 2 पार्टिकल होते हैं, हम पार्टिकल को गोला मान के चल रहे हैं, तो 2 गोले होते हैं।
2 इंटू गोले का आयतन बटा ए क्यूब, तो एक की जगह आ जाएगा 2। यहाँ भी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब आगे इसमें देखिए बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? क्योंकि बीसीसी सेल में ए और आर का रिलेशन अलग है। और क्या रिलेशन है? आर इज इक्वल टू √3 a/4। ये आर और ए में ये रिलेशन है। बीसीसी यूनिट सेल में आर इज इक्वल टू √3 a/4 जो हमने कल कैलकुलेट किया है, ये बीसीसी सेल में है, ये बीसीसी में है। तो आर की जगह क्या लिख दिए हम? √3 a/4। चलो इसको लिख देते हैं इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू पाई अपॉन 3a क्यूब। आर की जगह हम क्या लिख देते हैं? √3 a/4। अब √3a का क्यूब कर दीजिए आप। अब √3 का क्यूब करो। जब √3 का क्यूब करोगे आप तो देखो √3 इंटू √3 इंटू √3, इन दोनों का मल्टीपल 3 आएगा। और 3 को √3 से गुणा करोगे तो आपके क्या आएगा? 3√3। और a क्यूब, ये a क्यूब। नीचे भी आपके 4 है, अब 4 का क्यूब है तो 4 इंटू 4 इंटू 4। और ए क्यूब ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी ए क्यूब ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपके 4 से ये 4 भी कैंसिल, और ये 2 से ये 4 2 बार कैंसिल है। अब जो बचा हुआ है आप उसे लिख दीजिए। चलो देखिए, तो संकुलन भिन्न आ जाएगी पाई की टर्म में। ऊपर क्या बचा हुआ है? एक तो √3 बचा हुआ है और एक पाई बचा हुआ है। तो √3 पाई और नीचे 4 2 8 8 बचा हुआ है। ये पाई की टर्म में आ गई आपके संकुलन भिन्न। अब चलो पाई की वैल्यू रख देते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732, पाई की वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाई 7, नीचे 8 पहले से है। और इस पूरी टर्म को जब सोल्व करेंगे आएगा 0.68। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है 0.68। तो ये तो आ गए आपके संकुलन भिन्न। तो संकुलन भिन्न का मान कितना आ रहा है? 0.68। पाई के पदों में ये वैल्यू कितनी है? √3 पाई बाई 8 है। अब निकालते संकुलन दक्षता। इसके लिए क्या करें? 0.68 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 68%। तो संकुलन दक्षता है 68%। यानी कि संपूर्ण इकाई कोश का 68% भाग अवयवी कणों के द्वारा घेरा जा रहा है, बाकी का रिक्तिका है, बाकी का वॉइड है। यानी कि 100 - 68 आपका क्या हो जाएगा? 32 इक्वल टू ये 32%। और ये हमारा आंसर है यहाँ पर। और यही आपके बीसीसी इकाई कोश की संकुलन भिन्न। चलो इसको भी आप पॉज करके यहाँ से यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इकाई कोश की टाइप चेंज करने वाले हैं। चलो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं नंबर 3 पे ले लेता हूँ। देखिए एफसीसी इकाई कोश की संकुलन भिन्न। अब एफसीसी इकाई कोश में पर यूनिट सेल 4 कण होते हैं, 4 गोले होते हैं। तो 4 इंटू गोले का आयतन बटा ए क्यूब। चलो यहाँ 2 की जगह 4 आ जाएगा। और गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब यहाँ भी आगे की टर्म चेंज होने वाली है। चलो इसको चेंज कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इधर इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब क्या होता है देखिए, एफसीसी सेल के लिए ए और आर का रिलेशन अलग है। और वो रिलेशन क्या है? आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2। ये हम कल की क्लास में इसकी हम डेरिवेशन कर चुके हैं तीनों यूनिट सेल के लिए। अब यहाँ पर ज़रा देखिए इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू पाई अपॉन 3a क्यूब। ये तो हम लिख ही चुके हैं।
आर बराबर क्या क्या लिखेंगे, ए अपॉन 2√2, ऊपर खाली ए है तो ए का क्यूब आ जाएगा क्योंकि आर का क्यूब है, ये ए का क्यूब इनटू अब 2√2 का क्यूब। अब जरा देखो 2√2 को 3 बार गुणा करते हैं अपन, चलो 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2। अब देखो 2 को 2 से गुणा करके 4, 4 को फिर 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8, √2 को √2 से करेंगे आ जाएगा 2, बचे √2 बचा आपके खाली, तो 16√2 यहाँ पर कितना आ गया देखिए 16 √2। आपके समझ में आ गया होगा, 2 को 2 से किया 4, फिर 2 से किया 8, फिर √2 इंटू √2 से किया 8 2 16 √2, ऐसा कैसा बच गया, तो 16√2, ठीक है ना। तो आर की जगह क्या रखा हमने, ए अपॉन 2√2, आर क्यूब था तो ए का क्यूब, 2√2 का क्यूब कितना आ गया 16 √2। अब चलो ऐसा करो, इसमें ये ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, देखो इस 16 से 16 भी कैंसिल हो गया, और आपकी क्या बचता है, ऊपर तो बचेगा केवल पाई, नीचे बचेगा आपके 3√2, और पाई के पदों में ये संकुलन भिन्न है। अब ज़रा वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3, √2 की वैल्यू होती है 1.41, और जब इस सब को सोल्व करेंगे ये आएगा 0.74, ये संकुलन भिन्न आ गई 0.74। दक्षता निकाल लेते हैं, तो 100 को 0.74 से गुणा करेंगे आएगी 74%, यानी कि यूनिट सेल का 74% भाग कणों के द्वारा घेर लिया जाता है, और बाकी जो बचेगी वो बचेगा रिक्तिका, यानी कि वॉइड 26% क्या होगी इसके अंदर रिक्तिका होगी। ये हमने देखा तीनों यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। चलो इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हमने तीनों यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, और पैकिंग एफिशिएंसी का क्रम क्या है देखिए, संकुलन क्षमता का यदि क्रम लिखें हम, क्षमता दक्षता एक ही बात है का क्रम, तो सबसे कम संकुलन क्षमता होती है सिंपल क्यूबिक की, इससे ज़्यादा बीसीसी की, और इससे ज़्यादा एफसीसी की। इसके 52%, बीसीसी की आपके 68%, और एफसीसी की 74%। तो सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता एफसीसी की, और सबसे कम रिक्तिका वो एफसीसी की। यदि रिक्तिका का क्रम देखें ना, रिक्तिका यानी कि वॉइड का क्रम, तो सबसे ज़्यादा खाली जगह मिलेगी सिंपल क्यूबिक में, उससे कम बीसीसी में, और सबसे कम एफसीसी में। बड़ी सिंपल सी ये कैलकुलेशन है। इसमें बड़े सिंपल से सवाल भी बनते हैं, जैसे कि एक सवाल है आपके, देखिए कि एफसीसी इकाई कोश में यदि घन विकर्ण के कणों को हटा दिया जाए तो संकुलन दक्षता कितनी होगी। अब देखो कैसे करेंगे कि एफसीसी इकाई कोश में, अब ज़रा देखिए हम एफसीसी इकाई कोश यहाँ पर बनाते हैं, इधर देखिए, तो 8 पार्टिकल तो इसके कॉर्नर के ऊपर हैं, और 6 पार्टिकल फेस सेंटर पर है। ये अपर फेस का सेंटर, बॉटम के फेस का सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फ्रंट और बैक। अब ये कह रहा है सवाल में, यदि घन विकर्ण के कणों को
किसी एक घन विकर्ण के, सारे नहीं, एक घन विकर्ण, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी एक घन विकर्ण के कणों कणों को हटा दें। अब जरा घन विकर्ण पर कौन से कण हैं? घन विकर्ण क्या होता है? घन के दो अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये होता है घन विकर्ण। और एक घन विकर्ण पर दो पार्टिकल होंगे और वो दोनों कॉर्नर पर होंगे। देखिए ये घन विकर्ण हो गया, इस पर दो पार्टिकल हैं, एक इस कोने का पार्टिकल, इस कोने का पार्टिकल, इनको हटा दें यदि, ये हटा दिया इनको, तो अब पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, कैसे निकालें? अब देखो, क्योंकि हमने पार्टिकल कोनों के हटाए हैं, तो जब तक कोनों में पार्टिकल थे तब तक प्रति इकाई कोश कणों की संख्या कितनी थी? 4 कब थी? जब इन दोनों के ऊपर पार्टिकल थे, इन दोनों कोनों पर दो गोले थे। अब इन दो कोनों के दो गोलों को हटा दिया तो प्रति इकाई कोश कणों की संख्या घट जाएगी। बस वो हमको निकालने खाली बस। तो देखिए घन विकर्ण के कणों को हटाने के बाद, देखिए एक घन विकर्ण, एक और लिख देता हूं मैं, घन विकर्ण के कणों को हटाने के बाद अब जो कणों की प्रभावी संख्या आएगी ना, कणों की प्रभावी संख्या, अब 8 में से 6 कोनों पर पार्टिकल हैं, क्योंकि 2 तो हटा दिए। कोने का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। 6 फलकों पर है, फलक का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, तो 1/2 तो कितना आ गया? 3, ठीक है। और 6/8 यानी कि हो जाएगा 3/4, 2 से कट जाएगा ना, ये 3 बार, 8 4 बार, 3/4 + 3, यानी कि प्रति मात्रक कोशिका कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए हो जाएगी, जब 4 एलसीएम लोगे ना, 4 × 12 और 3 15/4। बस ये टर्म काम में लेनी है। अब यदि संकुलन दक्षता निकालें, यहाँ पर दक्षता, तो गोलों की संख्या आ जाएगी 15/4 इंटू गोले का आयतन 4/3 πr³, यूनिट सेल का आयतन a³। तो गोलों की संख्या की जगह हमने क्या लिखा? 15/4। ध्यान दीजिए, जहाँ सिंपल क्यूबिक में 1 लिखा था, बीसीसी में 2 लिखा था, एफसीसी में 4 लिखा था। अब यहाँ पर गोलों की संख्या होगी 15/4। ये आपके गोले का आयतन बटे मात्रक कोष्ठक का आयतन, गोले का आयतन 4/3 πr³, यूनिट सेल का आयतन a³। बस आगे की कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी ही है यहाँ पर। तो देखो 4 से 4 तो काट दीजिए, 15 भी 3 से 5 बार काट दीजिए, ऊपर बचेगा केवल 5 और पाई नीचे आपके a³। अब r, अब एफसीसी के लिए r बराबर a/2√2, तो ऊपर तो आ जाएगा a³ और नीचे 2√2 का क्यूब, और 2√2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 16 × √2, 16 × √2। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 2√2 को 3 बार गुणा करोगे ना, तो आएगा 16 √2। चलो a³ से a³ कैंसिल हो गया। अब बाकी की वैल्यू रख देते हैं। 5 × ये 22 को 22 / 7, ठीक है। ये 16 √2 की वैल्यू 1.41। अच्छा दक्षता है ना, तो ऊपर 100 भी करते चलिए आप, इंटू 100। बस अब आगे कैलकुलेशन है। इसको पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 69%। यही आपका आंसर है।
तो इस प्रकार से कुछ पार्टिकल को डिसलोकेट करके अपनी जगह से हटा करके भी हम एक नई पैकिंग एफिशिएंसी, नई संकुलन क्षमता हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं इसको। हाँ, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक नई टर्म है क्रिस्टल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। पहले दिन से हम पढ़ रहे हैं कि जो गुण एक यूनिट सेल का है वो पूरे क्रिस्टल का भी होगा। तो जो डेंसिटी एक यूनिट सेल की है वो पूरे क्रिस्टल की भी होगी। तो वास्तव में हम जो क्रिस्टल का घनत्व तो निकालने जा रहे हैं ना, वो इकाई कोश का घनत्व है। ये बराबर किसके है? इकाई कोश के घनत्व के। इकाई कोश के घनत्व के। चलो, क्रिस्टल का घनत्व बराबर है इकाई कोश का घनत्व। इस डेंसिटी को स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब देखिए जरा, इकाई कोश का घनत्व डी, घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। किसका द्रव्यमान? इकाई कोश का द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पर इकाई कोश का द्रव्यमान, इकाई कोश का द्रव्यमान बटे इकाई कोश का आयतन, इकाई कोश का आयतन। चलो आगे। अब इकाई कोश में देखिए, इकाई कोश में किसका द्रव्यमान है? देखो, इकाई कोश में जो गोले हैं, जो पार्टिकल हैं, उनका द्रव्यमान होता है, क्योंकि इकाई कोश तो काल्पनिक रेखाओं को जोड़ने से बनती है। जब एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित गोलों को हम काल्पनिक रेखाओं से जोड़ देते हैं तो उनसे निर्मित सबसे छोटी ज्यामितीय संरचना को हम इकाई कोश कहते हैं। अब उन काल्पनिक रेखाओं का तो द्रव्यमान नहीं है, इकाई कोश में जो कण है, जो गोले हैं, उनका द्रव्यमान है। अच्छा, इकाई कोश में कितने कण हैं? तो भाई तीनों यूनिट सेल में इकाई कोश में कणों की संख्या अलग अलग है। सिंपल क्यूबिक में इकाई कोश में एक गोला है, बीसीसी में 2 गोले हैं और एफसीसी में 4 गोले हैं। तो गोलों की संख्या देखिए, जो भी गोल होंगे ना, तो गोलों की संख्या, गोलों की संख्या इनटू एक गोले का द्रव्यमान, एक गोले का द्रव्यमान बटे इकाई कोश का आयतन, वो एक क्यूब है। अब जरा देखिए, हम गोलों की संख्या को जेड से इंडिकेट कर देते हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए जेड का मान 1, बीसीसी के लिए जेड का मान 2 और एफसीसी के लिए जेड का मान 4। एक गोले का आयतन। अब इसको ज़रा देखिए, ये नीचे एक क्यूब तो पहले से लिखे देता हूँ मैं। अब गोला क्या है? परमाणु है या अणु है। तो एक गोले का आयतन मतलब, नहीं सॉरी, एक गोले का द्रव्यमान, आयतन नहीं है, द्रव्यमान है। अब एक गोला क्या है? गोला या तो परमाणु है या अणु है। तो एक गोले के द्रव्यमान का मतलब है एक परमाणु का द्रव्यमान या एक अणु का द्रव्यमान या एक आयन का द्रव्यमान। कण परमाणु के रूप में है तो एक परमाणु का द्रव्यमान, कण अणु के रूप में है तो एक अणु का द्रव्यमान, और कण आयन के रूप में है तो एक आयन का द्रव्यमान। और एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? परमाणु भार बटे आवोगाद्रो संख्या। मान लो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12 है। तो कार्बन के Na परमाणु का भार कितना होगा? 12 ग्राम। एक का कितना होगा? 12 बटे Na। तो कार्बन के लिए 12 बटे Na है, आयरन के लिए 56 बटे Na है, क्योंकि आयरन का एटॉमिक मास 56 है। वाटर के लिए 18 बटे Na है। तो m जो यहाँ पर है, ये m या तो एटॉमिक मास है या m मॉलिक्यूलर मास है। यदि पदार्थ का कण परमाणु के रूप में है तो m एटॉमिक मास होगा, यदि पदार्थ का कण अणु के रूप में है तो m मॉलिक्यूलर मास होगा, और यदि पदार्थ का कण आयन के रूप में है तो m आयोनिक मास होगा। ये मोल कॉन्सेप्ट से हमने एक परमाणु का द्रव्यमान
कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये डेंसिटी का फार्मूला आ जाता है। यही आपके क्रिस्टल का घनत्व है। और ये क्रिस्टल का घनत्व बेसिकली किसकी डेंसिटी है? इकाई कोश का घनत्व है। क्योंकि पहले दिन से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो गुण, जो प्रॉपर्टी एक यूनिट सेल की है, वही प्रॉपर्टी, वही गुणधर्म होल क्रिस्टल के भी होते हैं। इसलिए जो डेंसिटी एक यूनिट सेल की होगी, वही डेंसिटी क्रिस्टल की भी होगी। इसलिए हमने क्रिस्टल की डेंसिटी के रूप में वास्तव में इकाई कोश की, यूनिट सेल की डेंसिटी की गणना की है। तो ये थी आपके क्रिस्टल का घनत्व। चलो इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु बीसीसी जालक बनाते हैं। जालक की संरचना कैसी है? बीसीसी, जिसकी भुजा की लंबाई 100 पिकोमीटर है। यहाँ पर भुजा की लंबाई का मतलब है यूनिट सेल के किनारे की लंबाई। यदि ठोस का एटॉमिक मास 40 है तो ठोस की डेंसिटी निकालनी है। चलो निकालते हैं। सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। फार्मूला लिखा हमने डेंसिटी का और फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो बीसीसी जालक बनाते हैं। बीसीसी जालक में जेड का मान है 2। जेड प्रभावी संख्या है। जेड इकाई कोश में कणों की संख्या है 2। एम एटॉमिक मास 40 है, 40 दे रखा है। ए देखिए पिकोमीटर में है। चलो पहले ए की अलग से गणना कर लेते हैं। ये 100 पिकोमीटर है। हम पिकोमीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में। 100 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब यहाँ सवाल है कि साहब क्या इसको मीटर में भी बदल सकते हैं? तो नहीं बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हमने जो मास निकालेंगे ना, m/n, ये जो एक परमाणु का जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान ग्राम में आता है। साहब कैसे पता चला ग्राम में आता है? क्योंकि मॉल कॉन्सेप्ट होता ही ग्राम में है। 1 ग्राम एटॉमिक मास को 1 मॉल कहते हैं हम। तो m/n, जो एक एटम का जो मास आया वो ग्राम में आया है। अब यदि मास ग्राम में आया है ना, हम आयतन लेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर में। और आयतन क्यूबिक सेंटीमीटर में तभी आएगा जब भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में रखेंगे। अब यदि इसको सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ ग्राम को भी आपको किलोग्राम पे बदलना पड़ेगा। बेस्ट ये है, आप किनारे की लंबाई को सेंटीमीटर में ही निकालिए, यहाँ मीटर में मत निकालिए। क्योंकि ऑलरेडी हम मास ग्राम में ले चुके हैं। क्योंकि मॉल कॉन्सेप्ट ग्राम पर आधारित होता है, वो किलोग्राम पर आधारित नहीं होता है। तो चलो ए की वैल्यू 10⁻⁸, 10⁻⁸ का क्यूब यानी कि 10⁻24। एन एवोगैड्रो नंबर है, 6 इंटू 10⁻23। बस अब इसको हमको सॉल्व ही करना है। देखिए ये 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 3 बार कट गया। 3 से आपको इसको काट दीजिए, 40 को कितनी बार कटेगा? तो 1 पॉइंट, एक बार 3 या 9, फिर 1.33 टाइम में कैंसिल हो गया। आगे देखिए ये 10⁻24 और ये आपके 10⁻23, दोनों 13.3 बचेगा ना भाई, 13.3 बचेगा ये। इधर देखिए आप, तो कितना बचेगा आपके 10⁻24, 10⁻23, या -1 बचेगा। -1 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 133 ग्राम पर सीसी। एक सीसी का वेट कितना आ जाएगा? 133 ग्राम। और यही आपका यहाँ पर आंसर है। देख लीजिए कैलकुलेशन आई थिंक सही है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका यहाँ पर डेंसिटी है। चलो इस सवाल को यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। देखो एक और सवाल अपन यहाँ देखते हैं
कि एक क्रिस्टलीय ठोस के परमाणु FCC जालक बनाते हैं। अब भी इसकी जगह ले लेते हैं, FCC जालक बनाते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु FCC जालक बनाते हैं। आगे सवाल थोड़ा अलग है। परमाणु त्रिज्या 200 पिकोमीटर है। जो एटॉमिक रेडियस है परमाणु त्रिज्या है वो कितनी है? 200 पिकोमीटर है। जालक बनाते हैं परमाणु त्रिज्या 200 पिकोमीटर है। ठोस का घनत्व ज्ञात करो। ठोस का घनत्व ज्ञात करो। यदि ठोस का एटॉमिक मास, यदि ठोस का एटॉमिक मास 100 हो, चलो निकालते, देखिए फार्मूला वही काम में लेंगे। अब प्रीवियस क्वेश्चन को मैं इसके सॉल्यूशन को मिटा देता हूँ मैं। अब आगे आ जाइए, देखिए फार्मूला देखिए, D = Z × M अपॉन A क्यूब इंटू एन है। अब देखो Z = आ जाएगा 4। कैसे 4? FCC जालक बनाते हैं। FCC जालक में प्रति इकाई कोश कणों की संख्या 4 होती है। 4 FCC जालक में। M ये दे रखा 100, ठोस का एटॉमिक मास 100 है। एन ए कांस्टेंट है, ए निकालना पड़ेगा। ए की जगह क्या दे रखा है इसने? एटॉमिक रेडियस दे रखी है। लेकिन हमको जालक का पता है FCC है, यूनिट सेल का पता है FCC है, तो एटॉमिक रेडियस यानी कि R दे रखा है और R की सहायता से हम A निकाल लेंगे। अब देखो FCC लैटिस सेल में A और R में एक रिलेशन है। A = होता है देखिए 2√2 × R, क्योंकि R = होता है A/2√2, तो A बराबर हो जाएगा 2√2 × R। अब 2 इंटू √2 की वैल्यू हो जाती है आपके 1.41, या इसको अब ऐसा करो √2 रहने दीजिए, 2√2। R कितना है? 200 पिकोमीटर है, ये 200 पिकोमीटर R। अब पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, देखिए तो देखिए ये 2 को कर दोगे आप 400 हो जाएगा। 400 इंटू √2 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये 2 0 को इसमें मर्ज कर दीजिए, तो 4 इंटू √2 10⁻8 सेंटीमीटर। प्रीवियस क्वेश्चन में किनारे की लंबाई डायरेक्ट गिवन थी। इस क्वेश्चन में हमने किनारे की लंबाई को कैलकुलेट किया है एटॉमिक रेडियस से। अब केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस, डेंसिटी के फॉर्मूले में। चलो Z = 4, एटॉमिक मास आपके 100, A क्यूब, तो देखिए 4 × 4 × 4 √2 है। √2 का क्यूब कैसे निकालोगे? √2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2 से 2 को √2 को √2 से करोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। √2 यानी कि 1.41, हमने √2 की भी डायरेक्ट वैल्यू रख दी है 1.41 ये, और इंटू 10⁻8 -8 का क्यूब करोगे ना तो 10⁻24 अपॉन Na भी है यहाँ पर, और ये 6 इंटू 10⁻23। Z की जगह 4 आएगा, यहाँ पर 4 रख दीजिए। चलो ये 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए क्या क्या बचता है इसके अंदर। देखो 10⁻24, ये 10⁻23, तो -1 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 को 1000 से 100 से करोगे बचेगा 1000। अब नीचे क्या क्या बचा देख लीजिए। ये 4 चौक 16, 16 2 32 हो गए,
4 चौक 16, 16 दो 32, 32 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 दो 12 के दो हासिल का 1, 18 1 19, यानी कि 192, 192 क्या बचा 1.41। अब आगे इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 192 इंटू 1.41, इसको 1000 से आप डिवाइड कीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो डेंसिटी आएगी, और वो किस में आएगी, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। चलो ये डेंसिटी के दो न्यूमेरिकल आज अपन ने डिस्कस किए। कल की क्लास में डेंसिटी के दो न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए